सरकारी कर्मचारी थे, जितने यहाँ पे चौकीदार थे, जितने यहाँ पे क्या कहते हैं माली थे और थे, उन सबको मैंने प्रमोशन के ऐसे ऐसे रास्ते खोले थे जिनको कुछ नहीं था। जो बंदा लैब अटेंडेंट था वो आज जो है सुपरिटेंडेंट बना हुआ है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार बना हुआ है। सबके लिए मैंने प्रमोशन के रास्ते, उसी के लिए मेरे को जाना जा रहा है। तो हम लोग जो है हमने बहुतों के लिए बता दिए, लेकिन उनके नंबर मेरे पास नहीं, या उनका वो नहीं है, इस तरह का पद नहीं है कि उसको इन तरह से बुलाया जाए। तो ऐसे लोगों को जो समझदार हैं हर कास्ट में, हमारे वालों में भी बैलेंस आदमी है, हमारे वाले को उत्पाती नहीं है जो अपनी अपनी कास्ट के पीछे लगे रहते हैं और दूसरों को कहते हैं तुम तो झाड़ू मारा, तुमने तो ये नहीं किया, तुमने झाड़ू नहीं छोड़ा, फला नहीं छोड़ा, तुम्हारे माँ बाप भी ऐसे, तुम्हारा खून नहीं ऐसा। इस तरह के भी हैं, यहाँ पे भी है 20-30% है ऐसे। लेकिन मेरे जैसे भी हैं जिन्होंने एससी कास्ट, मेरी अपनी कास्ट से ज्यादा मैंने जो है वाल्मीकि कास्ट या तो दूसरी कास्ट के हैं उनको प्रायोरिटी दे करके ज्यादा दिल से ज्यादा उनको सहयोग दिया और ज्यादा उनके लिए कंट्रीब्यूट, और इस तरह बहुत सारे स्थानिक अवसरों में किया। तो ये जो चीज है हमारे, ये हमें करनी चाहिए। बाबा साहब ने इकट्ठा करके छोड़ा था, तो हमें जानना तो चाहिए कि हमारा बृहद परिवारों बढ़ना, बहुजन बनना, पीसी ओबीसी भी आते वो अब भी आ सकते हैं, ये भी नहीं आ सकते अभी जाट भी आ सकते हैं, वो आ रहे हैं आपके साथ में, आना चाहते हैं वो, लेकिन कोई जाकर के प्रयास तो नहीं करवाना कि उनको भी चाहिए, क्योंकि उनको अकेला कर दिया गया, जैसे आप लोगों को अकेला कर दिया गया। ऐसे में अब आप लोग ये फिक्र अकेले हो कि अपने आप को फ्रेंड करो, अपने आप का बचा के रखो। अब आपके ऊपर जो है अटैक होंगे या आपके ऊपर ये होंगे, उसको बचने के लिए आप कोई रास्ता उठाओ, किसी तरह का झंडा उठाना पड़े, कोई इस तरह के काम दबाव में जाके झंडा उठा रहे हैं तो कोई और चीज कर रहे हैं, ये चीज करनी पड़ रही होती है, उसको नहीं आओगे आप इससे, क्योंकि हर कोई आदमी राजू सूर्य नहीं बन सकती। ये बनने के लिए बहुत बड़ी मेहनत चाहिए होती है, शुरू से अपने आप को ट्रेन करना होता है, रात की नींद हराम होती है, ये चीज होगी कल को ट्रांसफर होगा, फिर डिप्रेशन तो नहीं आएगा। लोग कहेंगे अरे यार ये किनारे पे लगाए बैठा, इसको कोई अच्छी पोस्ट नहीं मिलेगी, तो अपने अंदर मलाल तो नहीं आएगा। वो चीज़ों की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, कब इंसान बनता है, और हमने ली हुई, हमारे माँ बाप ने ली हुई है, उन्होंने पसीनों से जिंदगी गुजारी है, 2 रोटी और गट्ठा अनाज अचार खा करके जो है उन्होंने 24-24 घंटे काटा, बिना संडे की छुट्टी ली होगा, हमने भी किया होगा मजदूर का काम बचपन में, और इसलिए मेरे में मजदूर का खून था, मजदूर का पसीना था, इसलिए मैं ये चीज़ कर पाया। अभी 31 साल की उम्र में भी कर रहा हूँ, शायद 91-100 साल की उम्र तक भी जाऊँगा तो कर सकूँगा। तो ये चीज़ हो सकती है, और अकेले से हम अगर 10 आदमी और मिलते हैं तो और ज़्यादा गति से होगी। पर हमारे यहाँ समस्या क्या है कि हम इकट्ठे जब होते हैं तो हमारे यहाँ प्रेशर में शुरू होता है। जब हम इकट्ठे होते हैं, कहीं भी देख लो, हमारी सभाओं को देख लो, और चीज़ों को देख लो, ये कर लो, वहीं पे गति हमारी स्लो हो जाती है। अकेला होगा फिर भी कर लेगा, वो 8 आदमी आ गए, उनके साथ 10 आदमी मेंबर भी आ गए, 20 आदमी हो गए, अच्छे बड़े भी हैं, 10 आदमी उनके पास, लेकिन उनकी गति काम चला रहे। तो इस समस्या को हमें दूर करना है, आपस में कोशिश करनी है, छोटा ग्रुप भी बनाओ, बड़ा ना बनाओ, छोटे बना करके एक दूसरे के साथ मिलकर चलना शुरू करो, 3 मिल के 5 मिल के ऐसे करना शुरू करो, और संगठित होकर के ये चीज़ें अगर हम करना शुरू करेंगे तो जो हमारी संख्या मजबूती वालों की है वो एक बहुत बड़ी धूल उड़ा सकती है। हालांकि अब हालात सारे बिगड़ गए, जैसे रजे साहब कह रहे थे कि कोर्ट में हो और ये हो, कहीं मैं वो नहीं है, लेकिन हमारे पास अनुभव, मैं अकेला था, मुझे हर काम करना आता था, मुझे हर रूल बदलना आता था, मुझे हर चीज़ ऐसी आती थी जिसको कोई हिला ना सके, तो मैंने अकेले कर दिया उस चीज़ को। और आपने भी ऐसी है, क्योंकि आपको भी कोई साथ नहीं देता, आपने अगर अपना रास्ता बनाया है, अपने आप से बोल के बनाया है, इन सारी सुविधाओं के बीच से चलते हुए बनाया है, आपके पास भी वो मजबूतियाँ हैं, उस मजबूतियों को साथ लेकर के अपने दिमाग को दूसरी चीज़ों से थोड़ा हटा। मैंने एक चीज़ जरूर करी कि मेरे माँ बाप ने जैसे मुझे छोड़ा था, ना बीड़ी पी ली, ना सिगरेट पी ली, ना शराब पी ली, ना चाय पी ली, ना ये करना, ना कहीं क्लब में जाना, ना पकौड़े खाने, ना बोतल खोलनी, ना मटर गश्ती करनी, ना फालतू का करना, सिर्फ अपने काम पे पढ़ाई, जॉब है तो जॉब, अपनी हॉबी है तो अपनी हॉबी, उस पर सिर्फ फोकस है। लेकिन हमारे बहुत सारे लोग इस तरह से भटक गए, क्योंकि जिनके पास थोड़ा पैसा आने लग गया है, वो खुद नहीं तो जब कोई रिश्तेदार आ जाता है, कुछ आ जाता है, उसमें बोतल के बहाने उसमें शुरू कर लेते हैं, तो फिर उनका पैसा वहाँ जा रहा है, समय वहाँ जा रहा है। तो आप लोगों को ये चीज़ का ध्यान करना होगा कि अभी हमारी जो युद्ध है, हमारी जो फाइट है, वो जीती नहीं गई है। कि वो बाबा साहब के समय तो फाइट की और अब हम आप पर नौकरी करते हैं, 1000 आदमी या उस तरह के आदमी 1000 आदमी IAS IPS बन गए हैं, तो आप लोगों के स्वर्ग के दिन आ गए, हमने काल आ गया, आपके दिन नहीं आया। अभी भी वो फाइट उसी तरह से, और चैलेंजेस जिसे पहले बाबा साहब के समय थी, काशीराम साहब के समय थी, उससे भी ज़्यादा हैं आज भी। तो आज भी काशीराम साहब की तरह चप्पलों में चलना पड़ेगा,
साइकिल से चलना पड़ेगा, बिना पैसे के भी जो है दूर उड़ानी पड़ेगी, समय लगाना पड़ेगा, तब जा करके अभी बहुत समय काफी है जब हमें ये लड़ाई के साथ लड़ाई के दाव में रहना है। जब ये जीत लोगे आपके अगले जनरेशन फिर करना होगा, लेकिन अभी ये लड़ाई का ही समय है और इसमें हर एक आप सबको अपनी अपनी सेना तैयार करनी है, अपना अपना एरिया तैयार करना है, अपना कुछ ना कुछ जो है, जैसे चली साहब ने टेक्स्ट डालते हैं, ये हर चीज़ के उसमें जाते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, तो ऐसे हर चीज़ को आप लोग अपने ही दायरे से शुरू करो। जैसे प्रोफेसर साहब एक अपना रहा है, बच्चों का बता रहा है, इनकी अपनी सोल्यूशन कर रहा है कि प्रोफेसर के साथ कोई दिक्कत तो इनके साथ भी हो रही है, अगर हमारे बच्चों के साथ दिक्कत होती है तो इनके साथ भी व्यवहार में कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी, जिसको इन्हें फाइट करना पड़ेगा, उसके लिए इनको डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा, उसके लिए इनको अपना लॉजिक बनाना पड़ेगा, उसके लिए इनको अपने तरीके बनाने पड़ेंगे, अपने संगठन बनाने पड़ेंगे, उसका रास्ता निकालना पड़ेगा कि आज रिप्रेजेंटेशन की तो और कुछ नहीं, रिप्रेजेंटेशन तो कुछ नहीं लगता। अगर आपके पास फैक्ट है तो फैक्ट के आधार पर घर पे बैठो, रिप्रेजेंटेशन ना हो कहीं भेज सकते, सोशल मीडिया पे डाल दो, खुला पत्र गवर्नर के नाम, खुला पत्र मुख्यमंत्री के नाम, एजुकेशन मिनिस्टर के नाम, या चिट्ठी में भेज बनाकर, उसमें तो कुछ नहीं लगता, ना कोई आगे कुछ करता, और तरीके से करो। हमने कोई ये भी नहीं करना कि किसको बिगाड़ना है, किसको गालियाँ देनी है, किसको कुछ करना, हम अन्याय वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाबा साहब ने, रविदास जी ने, महात्मा बुद्ध ने कभी भी जो है मानवता के लिए कोई ऐसी चीज नहीं करी कि हम किसी दूसरे का हक छीनें, किसी को नुकसान पहुंचाएं, किसी के प्रति अन्याय करें और अपने लिए इकट्ठा नहीं, ये हमारे खून में नहीं है, पूर्वजों ने नहीं दिया, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सौगात है, ये हमारी इनहेरिटेंस है। इस इनहेरिटेंस के कारण मैं यहाँ पहुंचा हूँ, इस इनहेरिटेंस के कारण ही मैं बिना शादी किए, बिना बच्चा पैदा किए, बिना कोई और ऐशराम किए, बड़ी आराम से ऐसी जिंदगी जी के जाऊंगा जैसे महात्मा बुद्ध जी अपना जीवन छोड़ दिया। मैंने बड़ी बड़ी चीजें करी और मेरी बड़ा नाम है और मेरा बड़ा अचीवमेंट है, जहाँ जाते हैं लोग मेरे पैरों के हाथ लगाते हैं, इसलिए कि मेरे पास नहीं वो मानवता है जो महात्मा बुद्ध से शुरू उन्होंने की, और वो आगे लाइनों में आकर के बीच बीच में कभी रविदास जी ने, कबीर साहब ने, फुले साहब ने, सरस्वती माँ ने, और हमारे बाबा साहब ने, काशीराम जी ने, और उसके बाद भी और बहुत सारे लोगों ने, काशीराम जी जैसे हरियाणा में भी बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने पीएचडी के सहारे और किसी संस्थाओं के सहारे या कोई साहब के सहारे उनसे कड़ा हूँ जैसा ही त्याग किया है, जिनको हम आप लोग में से कुछ जानते हो, मेरे जैसा नहीं जानते। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमारी एक धरोहर है, इस धरोहर के माध्यम से जो है ना हम बहुत बड़े काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, और हम हारेंगे नहीं। मुझे ये बुरा लगता है कि मैं जब अकेला, मैं हर जगह अकेला रहा हूँ, लेकिन कहीं पे हार के भी नहीं, ऐसी ऐसी चैलेंजेस देखी यूनिवर्सिटी के अंदर में कि आप सोच भी नहीं सकते। जब आया आते ही प्रोफेसरों ने हड़ताल कर दी, इम्तिहान के दिन थे, मार्च अप्रैल की बातें हुई, इम्तिहान के दिन थे, AI का एग्जाम मेरे पास था, मैंने देना था, उसके पेपर मैंने बनवाने थे, उसका रिजल्ट मैंने निकालना था, और उसकी काउंसलिंग मैंने करानी थी। मैंने बिना मास्टरों के, बिना प्रोफेसरों के, बिना इसके जो है उसके पेपर बनवा दिए, पेपर दिलवा दिए, उसका रिजल्ट 23 घंटे में निकाल दिया। किसी ने नहीं निकाला आज तक जो है 23 घंटे के अंदर का रिजल्ट जो है, अब मीडिया लेवल का रिजल्ट जो है 23 घंटे में निकाल के दे। तो ये चीजें हमने करी हुई यहाँ पे अकेले ने, और आप लोगों ने भी बहुत करी, जिन्होंने नहीं भी करी, क्योंकि मुझे ये विश्वास हो गया था शुरू से, क्योंकि मैं तो गरीब घर से चला था, कलर की नौकरी ली, दिल्ली में जाके पेटियां ठोक करके 100 रुपए की तनख्वाह के ऊपर जाके दिल्ली में रहना शुरू किया, और उसके बाद मैं जो है IAS पे चढ़ गया, IAS के टॉप लेवल पे चला गया, IAS में जहाँ भी बैठा हूँ दूर उड़ाई। यहाँ पे जब मैं हिसाब देखा, आपके जो ब्रिगेड वाले मंत्री जी हैं, जयप्रकाश जी जो वो उनका एक मेरे मित्र है, क्योंकि ऐसे आजकल वो कांग्रेस के साथ जुड़े, उनके पिताजी हुड्डा जी के दोस्त थे, तो उसने बताया मेरे को योगेश यादव ने कि सर एक बार मेरे पिताजी इनके पास बैठे हुए थे, मंत्री जी के पास कोई आ गया मिलने के लिए कि सर कमिश्नर साहब को सिफारिश कर दिए, कहते उसने हाथ जोड़ दिए कि भाई और किसी को करवा लो, चाहे मुख्यमंत्री को करवा लो, लेकिन कमिश्नर साहब को सिफारिश नहीं कर सकते। और कोई करता नहीं था, मुझे कर नहीं सकता था, और करते भी तो मैं चिंता नहीं करता। तो मतलब हमने अपनी चीज़ों को बना के रखा, ये चीज़ें करके रखी है, वो आप हम लोग सब कर सकते हैं इन चीज़ों में, और ये हमारे फाइट की जगह हैं, बहुत मुश्किल फाइट्स हैं, लेकिन मैंने तो मुश्किल से मुश्किल अकेले लड़ी हैं, आप साथ तो आप जुआ उठा के चल रहे हो, मैं तो आया भी नहीं यहाँ पे, जुआ तो आप लोगों ने उठा रखा है, डॉक्टर साहब ने उठा रखा है, और आप लोग इसके साथ जुड़ने के लिए आ रहे हो। तो ऐसी हालत में इसको रखना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये 10, 20, 50, 100 लोग अगर आकर के कुछ अच्छा डंडा गाड़ देंगे और कोई बात कर देंगे तो
घूमने के लिए भेज रखे नहीं तो लोग या ऐसा कुछ ये सब 30-30 हो गए। वो भी इसलिए कि आप लोग सब चुप बैठे हो, आपके एरिया में आते हैं वो, जब आते हैं तो आप या तो एक तरफ खड़े हो जाते हो या हो सकता है उसी में खड़े होकर के एक आध मार में डाल जाओ या उनको बात कर जाओ अगर कोई आपको खरीद नहीं है तो इसको करना बंद करिए। अगर आप मुझे ठीक समझते हो तो मेरे लिए खड़े होकर गाली बजाइए। अगर आप ये समझते हो कि ये इंसान हमारे कास्ट का दुश्मन है, ये हमारी चीज़ों को गिराने वाला है, ये हमारे लिए खाइयाँ खोदने वाला है, तो उस आदमी का विरोध करिए, जनतांत्रिक तरीके से विरोध करिए, उसका साथ देना छोड़िए, लोगों को दूसरों को बताइए कि ये आदमी इस तरह का। तो ये चीज़ें अब करने का समय है और किस्मत से ये जो DSC होने के बाद में अब समय ऐसा है कि हम खुली बैठ करके इन चीज़ों के ऊपर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। लास्ट में मैंने बहुत प्रभाव किया है। एक और बात कहना चाहूँगा तो ये कि जितनी भी हमारी समस्याएं, मैं ये कहना चाहता हूँ इस चीज़ों में कि हम इन पर कभी चिंतन नहीं करें। जितनी भी हमारी समस्याएं हैं वो आइडेंटिफाई होनी चाहिए। ये तो सिर्फ एक ही दायरा है कि स्कूल में बच्चों को या कॉलेज में बच्चों को कौन से कास्ट को कितना मिल रहा है, कौन से कितने नौकरी हो रही है, हमारा इसको टेंशन सदा है। इसके अलावा भी हमारी और सारी चीज़ें बड़ी यही होगी, कैटेगराइजेशन हो गई। इसके बाद अगला पंप भी आपको पता ही है, क्रीमी लेयर। पिछली बार यहाँ पे जब एक सभा हुई थी सबकी सारी संस्थाओं की, तो यहाँ पे मैंने सुना था, मैंने भाषण देके कहा गया तो काफ़ी यंग बच्चों ने यहाँ पे उसको मचाया था कि भाई आप लोग तो आ गए हो, आप लोगों ने तो अपने मुंह बना दिए, हमारा क्या, हमारे को कुछ नहीं मिला है। तो ये भी तो कम हमारे बीच में पड़ा है ना, हमारी कास्ट के बीच में, अलग नहीं। तो वो भी उसकी भी तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। तो लोग छुट्टियों में रह रहे हैं उनको ये बताने के लिए कि डॉक्टर साहब और ये उनके साहब और ये जो टीचर प्रोफेसर जो है ना, ये तुम्हारा खा गए, इन्होंने तुम्हारे लिए क्या किया। ये तो अपना इनके बच्चे तो बड़े बड़े अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तुम्हारे बच्चे के साथ कैसे कम्पीट करेंगे। तो सही नहीं रहेगा, नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है उनको भी क्या करके रखा हुआ कि वो आपके और इनके बीच में भी, क्योंकि आप लोगों में चिंतन है, आप लोग उनके साथ रहोगे तो थोड़ा उनका बचाव होगा। लेकिन जब आप लोगों की भी ऐसी दूरी हो जाएगी जैसे BSc और OSC की है, तो वो भी खतरे में आ जाएंगे। उनके पास बच्चे पढ़े लिखे है नहीं, उनको जो हक मिलेगा, जैसे मान लीजिए अगर आदमी को जो हक मिला अगर उनके पास पढ़े लिखे बच्चे तो आदमी के तो नहीं ले सकते ना उसको। तो या तो उसमें नॉन अवेलेबल वाले या नॉन सुटेबल वाले कहानी चलेगी, तो फायदा करेगी उनको, ताकि वो जो है अल्टीमेटली फिर उन्हीं की किट्टी में चले जाएंगे या भरे नहीं जाएंगे, खाली रहेंगे। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर भी हमें सोचना है और जाने साहब जैसे लोगों को भी सोचना चाहिए कि इसके आगे जो समस्या है कि जैसे बैंगलोर पढ़ा है या जब भर्ती होगी तो उस भर्ती में मान लो उनके वाली जगहों के ऊपर जो है काबिल आदमी नहीं मिलते हैं, तो क्या ये इन चीज़ों के ऊपर सोचेंगे कि अगर उनकी भर्तियाँ रह जाएँ तो वो OSC से बनेंगे, पहले जनरल वगैरह में नहीं जा सकते, और OSC की रह गए तो वो BSc से बन जाएंगे। तो इस तरह के भी चिंतन आपको करके देखने के पहले उसको विचार करना है कि कौन सा न्यायपूर्ण है, कौन सा सही है। लेकिन जब इसमें हम सोचेंगे तभी तो होगा ना। अगर कोई पंडित जी सोच करके इसके हाथ देगा या कोई बात करेगा तो ये क्या बनाना है। तो इस पर आपको चिंतन करना है, और वो चिंतन होता है जब दिमागदार आदमी, पढ़े लिखे आदमी, सोचने वाले आदमी बैठ करके उसके ऊपर विचार विमर्श करते हैं, एक जगह करते हैं, जब उसको दूसरे लोगों को बताते हैं, कार्य एक्शन लेते हैं, कोई कमी बेसी होती है उसको ठीक करते हैं और फिर फाइनल उत्तर पे आ जाए। तो ये सारे हमारे, और ये क्रीमी लेयर का है जैसे, तो जो क्रीमी लेयर में नहीं है उनके लिए जो है हम उनके साथ हमारा वास्ता है नहीं है। जब वो हमारे खिलाफ खुले खड़े होंगे कि हमें तो अलग से तो वो करो, वो उनकी मान करके जिम्मेदारी कर देंगे जैसे अब कर दिया, फिर आप अपने यही बजाते रहना कि उनको नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, एक ही जाति टूट। तो ये जो दिक्कत है, इस दिक्कत का भी तो इलाज जैसे अभी तो हमारे सिर के ऊपर थोपा गया था कि OSC क्या कर लिया हमने, तो इसके बारे में भी सोच लो कि क्या इसको भी इसी तरह से निकालें कि भाई इनको आदत दे, कोई बार इनको आदत दे दो या क्या करें, क्या चीज़ करें, मतलब कोई भी चीज़ ताकि लगना बने। और ये और लास्ट की चीज़ मैं एक और कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो पढ़े लिखे लोग हो या मेरे जैसे लोग हैं, मेरे जैसे लोगों की बात है, उनको अब इस चीज़ से, इस चीज़ के लालच से निकलना चाहिए कि हम जो है मेरा बच्चा IAS बने तो फुलिया साहब की तरह से वो लेकर के जो पूरा उसका लाभ लेकर के आप लोगों को अपने बच्चे को अंदर ये जज्बा पैदा करना चाहिए कि आप IAS बनो, टॉप पे जाओ, जो चीज़ चाहिए हम आपको मदद करें। तुम IAS नहीं बन सकते कोई बात नहीं, तुम बैंक के ऑफिसर बनो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अपने उससे बनो।
अपने उससे जाओ, अपने बिना किसके सहारे से। चलो लेना पड़ जाए किसी एक आध को, गलत अलग बात, लेकिन हम पहले से इसी में ना रहते हैं। हाँ, हमें जरूरत नहीं उस पर कितना भी नहीं चाहिए। मैंने 3 बार IAS का एग्जाम दिया, एक बार हिंदी इकोनॉमिक्स सर्विस का दिया, इकोनॉमिक्स सर्विस का पहली बार पास, 3 बार के बाद तीनों बार IAS पास। और जब मैंने तीसरी बार IAS पास किया था, उस समय मेरा रैंक 290 के आसपास था। और मैं ये समझता हूँ क्योंकि मैं कई नौकरी करता था और ना कभी चिंता करता था, सिर्फ एक ध्यान दे के आता था। अगर मैं थोड़ा भी फोकस करता तो मैं टॉप 10 में आ सकता था IAS। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, टॉप 10 में आ सकता था मैं IAS। तो आज आपके बच्चे क्यों नहीं आ सकते टॉप 10 के अंदर? जब मैं गांव से निकला होगा, बड़ी मुश्किलों से पढ़ के डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ा हूँ, इवनिंग कॉलेज से पढ़ा हूँ, वहां जा सकता हूँ। आपके बच्चों को तो सब चीजें उपलब्ध है, टाइम उपलब्ध है, आप गाइड करने वाले उपलब्ध हो, सब कुछ हो। तो आप उन बच्चों को इसकी ऐसे क्यों नहीं तैयार करते कि वो बिना कोई इसके जो है ये हुए जाए, बल्कि पाएंगे नहीं कि मैं कौन सी कास्ट हूं। और लास्ट की बात जो है कि हमें इससे भी हट करके हमको ये काम करना चाहिए कि हम जो है ना, अब जो है बिजनेस में जाएं, हम जो है सर्विसेज में जाएं, हम कंप्यूटर IT और इसकी जो दुनिया खुली हुई है, जिसमें आज से 10-15 को नौकरी मिलती है, इससे बड़े बड़े ऊंचे पद मिलते हैं, इससे ज़्यादा बड़ी इज्जत, फ्रीडम और ये सारी चीज़ मिलती है। मैं तो IAS दे रहा करती, हाँ सर मेरे साथ हाँ जी सर आ रहा हूँ, उनको कह रहा है तो कहाँ रहता, तो कभी नहीं उठाता, ये नहीं करता, तो चलिए की जो है गलत वाली IAS तक की जिंदगी है। तो क्यों नहीं अपनी अपनी दुनिया बनाओ, अपनी दुनिया बनाओ, अपनी फैक्ट्री खोलो, अपना सर्विस सेंटर खोलो, ये खोलो, जितने टाइम जाना है जाओ, नहीं जाना नहीं जाओ, 10-20 लोगों को नौकरी दो, उनके बीच में चलाओ, तो ये ऐसा आराम करो। तो इन सारी चीज़ों पे भी हम लोगों को, संस्थाओं को भी और आप सब लोगों को सोचना चाहिए कि हम इसी के ऊपर लग बजा करके दुखी ना होते रहे, नौकरी खत्म होगी, ये खत्म हो गया, वो हो गया, अपने अंडरटेकिंग बनाओ। और हम बना सकते हैं, हमारे पास साधन है, पैसा है, सब चीजें हैं, दिमाग और मेहनत तो आपको दी हुई है, उसको बचा के रखो, अपने अच्छे संस्कार रखो, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, उनके साथ वास्ता रखो, उनको पंडित ना बनने दो, उनको कराने के लिए उनको हाई क्लास में छोड़ दो, ये कर दो। क्योंकि जो हाई क्लास में देते हैं, मैंने ज़्यादातर बच्चे गए हुए, उनमें से मेहनत खत्म हो जाती है, वो दिखावा नहीं चल के समझते हैं हमको भाई ट्रेड में आ गए तो उनसे कुछ नहीं होता, तो आई उसमें इसलिए बनता। तो इसलिए इन चीज़ों का अगर आप ध्यान करेंगे तो ये चीज़ होगी, ये बदलाव की टाइम है, जरूरत का टाइम है। और मैं भी इसी करके आ रहा हूँ कि भाई इस तरह के जो प्रयास हैं ये अगर शुरू होंगे, तो चिंतन के जब प्रयास शुरू होंगे तो रोज का जो डब्बाबाजी है ना, जिसमें बस सवेरे उठते हैं किसको गाड़ी देने लग जाता है, कैसे पोस्ट डाल देता है, दूसरे उसके पीछे लग जाते हैं, वो उसके पीछे लग जाते हैं, इन चीज़ों से निकलो। मैंने बिल्कुल छोड़ दिया, मैं जिसको टीम में जाता ना कोई पोस्ट देता है उसके बात करता, मैं सिर्फ वही काम करता हूँ जो मेरे समाज को जागरूक करने में, जो मेरे बच्चों को, जो आज आप कह रहे हो वो बच्चे मेरे में नहीं आ रहे, वो मैंने में आप कैसे आ सकते हैं, जिन भवनों में जैसे आपने लाइब्रेरी पढ़ी, डिजिटल लाइब्रेरी पढ़ी, ऑनलाइन क्लासरूम पढ़ी, इन प्रोफेसर को बुला करके हम बच्चों के सामने उनके लेक्चर्स दिलवाएंगे अलग अलग विषयों के ऊपर, जिनमें उनको डिफिकल्टी हो उनके लिए करेंगे। ये ना मैंने पैसे से जो है 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपये हम कार्यक्रम में भी खर्च करते हैं। तो 1 लाख रुपया लगा करके जो हर संडे को या इस तरह से करके जो आप अपने बच्चों को, आपके बच्चों को मैथ, इंग्लिश और उसमें ऐसा एक्सपर्ट बनाएं, टीचर जो है इस तरह का उसमें ये मदद करें, स्कूल जाए बाहर में। आज तो स्कूल में कोई जाता ही नहीं, आज यूनिवर्सिटी में कोई पढ़ता नहीं, मैं छठियाँ में कर रहा हूँ, लेकिन मैं कभी पढ़ता नहीं, मैं सारा साल सोशल वर्क करता हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटिकल साइंस की छठियाँ में कर रहा हूँ, और जितनी मैंने एमए करी है सब में फर्स्ट डिवीजन आती है, 4 दिन पढ़ता हूँ। तो इसलिए पढ़ाई कोई ऐसी लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है। और मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस करी है, एमए फिलोसफी की है, MBA किया है, MA इकोनॉमिक्स, ये 4 MA मैंने अपनी रिटायरमेंट के बाद यूनिवर्सिटी से करे। और तब MA कोई ऐसा नहीं है कोई सस्ती सी MA मानी जा सकती है। तो आप अपने बच्चों को दिखाना चाहो, मैं 10 दिन में करवा सकता हूँ और फर्स्ट डिवीजन को दिलवा सकता हूँ। और वो कॉलेजों में धक्के खा रहे हैं, टाइम खराब कर रहे हैं, ये सब चीज़ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप वहाँ कोचिंग दिलवाओ, उनको कोचिंग दिलवाओ, उनकी पर्सनैलिटी बनाओ। मेरे जैसा आप पहले ही बना दो कि अगर वो किसी IAS में चले जाए तो शुरू में हाथ जमाए, उनको हर चीज़ का बताओ, लॉ बताओ, ये चीज़ बताओ, कॉन्फिडेंस बताओ, वो ट्रेनिंग में आप दीजिए, लोगों से दिलवाइए, बुलाइए। जिसके पास जो होगा, मेरे पास जो टूटा है मेरे से ले लेंगे, मेरे प्रोफेसर के पास कोई ज्ञान उनसे ले लेंगे, दूसरे किसी के पास है उनसे ले लेंगे। धीरे धीरे करके उनका एक्सपोजर होगा, उनकी आंखें खुलेगी, वो इस दिशा में जाएगी। तो ये हम अपनी अगली पीढ़ी को कराइए। हम आपको, मैं तो चला गया, मैं तो प्लेटफार्म में बैठा हूँ, आप लोगों में थोड़े दिन में प्लेटफार्म पे आ जाओगे, तो अगली जनरेशन है जिसको आप बनाते जाओगे और जो आपकी लड़ाई लड़ेगी और आप जीतोगे कि आगे आपके साथ क्या होगा उसके लिए। तो अपने बच्चों के ऊपर टाइम लगाइए, लिखवाइए, ये सारी चीज़ करिए और इस तरह की संस्थाओं में जो है हरियाली रखिए, यहाँ पे अच्छे चिंतन
बंधन करके रहने चाहिए, यहाँ मिलजुल करके एक दूसरे को सहयोग सम्मान और ये चीज़ करके जो है ये चीज़ करनी चाहिए। जो हमारे डिफरेंसेज हो या कोई बात उन्हें बाहर बाद में कर दिया करेगा मुख्य हो जाके। तो यहाँ आकर के सारे इकट्ठे होकर बाबा साहब के झंडे के नीचे एक जगह पर ये चीज़ें करने का हम प्रयास करें तो हमें कुछ ना कुछ इसके रिजल्ट मिलेंगे। जब रिजल्ट मिलेंगे आपको भी खुशी होगी। और अनेक जो हमारे नीचे भाई हैं जो अंतिम पायदान के हैं जिनको सरकार कहती है हम अंतिम पायदान वाले को देना चाहते हैं, देते नहीं है नाम उसका लेकर के चलते हैं, तो उसको आप दे सकेंगे और हम उठा सकते हैं वहाँ अंतिम वाले बच्चों को। उसमें जो मेरिट के बच्चे हों उनको आप आइडेंटिफाई करो, उनको आप अडॉप्ट करो, उनको आप बताओ, ऑनलाइन के ऊपर कनेक्ट करो, उनका ग्रुप बना लो, ग्रुप बना के उन्हें इस तरह की चीज़ें डालो। ऑनलाइन आजकल टीचिंग आती है, ऑनलाइन उनको भेजना शुरू कर दो। 5-10 हज़ार रुपये में कोर्स आ जाता है के लिए संस्थाएँ नहीं मिले तो ये चीज़ें करके अगर आप बनाने लगेंगे ये करेंगे तो बड़ा परिवर्तन आ सकता है। ये जरूरी है और हमको इसी के लिए पसीना मारने के लिए ज़्यादा दवाई को रिटायरमेंट के बाद दोबारा आपका टाइम होता है कि अपना आराम करेंगे, लेकिन करता था काम उससे ज़्यादा मेरा दिमाग रात भर चलता है, सपने में भी चलता है, सुबह भी चलता है, हर जगह चलता है। तो आप भी चलाइए थोड़े दिन, इसके बिना नहीं तो लोग ये समझ गए कि हमने भाई ये खास की ऐसी है तो सबसे टफ था उसको हमने जीत लिया, उसको हमने हरा दिया है, उसको हमने हताश कर दिया। ये मैसेज जाता तो उसको आपने रोकना है, ये करना वो रोकना संभव है आप सबके माध्यम से। और ये सबके कल्याण के लिए, सर हमारी कास्ट के लिए नहीं, पूरी ऐसी कास्ट के लिए, इसी कास्ट के लिए और पूरे समाज के लिए और पूरे देश के लिए। तो ये काम हमें देश के हित में, देश के हित में और इस सारे समाज के हित में और सारे विश्व के हित में जो है करना है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। थोड़े समय के बाद और आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा और साहब का भी जिन्होंने ये बहुत ही शानदार कार्यक्रम रखा और मुझे भी पसंद। धन्यवाद साहब, आपने बहुत अपने कीमती समय में से टाइम निकाल करके इस छात्रावास में हमारे को टाइम दिया। मैंने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट की थी, अब कर रहा हूँ कि ऐसे ऐसे अनमोल वचन बहुत फिटलाइन लोग होते हैं जो देते हैं, हमें ग्रहण करना चाहिए अपने जीवन में और उनका अमल करना चाहिए। मैं डॉक्टर भूरिया जी को एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि वर्ष 2019 के बाद लगातार समाज मुझे छात्रावास की जिम्मेदारी रहती है और मुझे कहते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि इस वर्ष तो इस छात्रावास का नाम भी जैसे रोहतक में जो RD होटल का नाम था जिसमें से कई IAS अफसर निकलने गए, हमारा भी एक नाम इस बार दर्ज हुआ है कि हमारे छात्रावास का एक बच्चा UPSC में सेलेक्ट होकर गया 895 रैंक है और हमें जैसे ही मौका मिलता है, मैंने डॉक्टर भगवान जी का जिक्र किया, मैंने वो बोल के भी गए, हमने एक सिस्टम यूट्यूबर का भी किया हुआ है, अलग से स्मार्ट क्लास का नाम दिया हुआ है। इन्होंने 56 इंच की LED हमें डोनेट की थी, वो लगाई हुई है, बच्चे उस पर यूट्यूबर से अपने लेक्चर डाउनलोड करते हैं और स्टडी करते हैं। पूरा हॉस्टल जो है वो वाईफाई है। हम कोशिश ये करते हैं कि यहाँ पे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, यहाँ से पढ़ करके निकल जाए, अच्छी सर्विस में निकल जाए, अच्छी जॉब में निकल जाए। हमारे लिए तो यही एक कमाई है। अगर हमारे ये बच्चे निकल करके अच्छे उसमें जाएंगे, अच्छे माहौल में जाएंगे, अच्छी सर्विस में जाएंगे, तो हमारा सर जो है कर्म से ऊंचा होगा। क्योंकि कल ने इन्हीं लोगों ने बात को संभाल दी है, हमारी उम्र जाती है थोड़े से रहते, बाकी लोग आने वाले टाइम में इन्हीं लोगों ने संभालना है सारा चीज। और आप जैसे आते रहे हैं, पहले भी 12 अगस्त को जहाँ महापंचायत बुलाई थी इसी कैटेगराइजेशन में, उसमें भी आपने विचार दिए थे, उसी से प्रेरित होकर के ही हमने ये पेटिशन फाइल की थी हाईकोर्ट को, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया कि ठीक है कर रहे हैं, हमारी ड्यूटी भी बढ़ती है। तो इंसाफ या न्याय की जो बात है वो बहुत कम रहेगी आपके गाँव में। इनके साथ डॉक्टर राजेश जी के साथ रोहतक से कुछ साथी आए थे, मैं नाम बोलता हूँ, प्रोफेसर गोपाल भौरिया जी हैं। गोपाल भौरिया जी इस संस्था के आजीवन मेंबर हैं, इस संस्था के वाइस मेंबर भी। मैं उनका स्वागत करता हूँ। प्रोफेसर राजेंद्र मुकल HEU से आए हैं, इनके साथ प्रोफेसर सोमदेव मुकल
ये भी एचयू से आए हैं। प्रोफेसर परवीन कोटवा, ये भी एचयू से आए हैं। प्रोफेसर राकेश पूनिया, ये इनके साथ आए हैं। डॉक्टर कमल किशोर प्रजापति, ये इनके साथ आए हैं। राजेश भागवत, ये इनके साथ हैं। मैं इन सभी का, जो डॉक्टर राजेश कुमार जी के साथ हैं, उनका इस छात्रावास में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इसके साथ साथ हमारे बीच में डॉक्टर के काचल, जो प्रिंसिपल है सीआर लॉ कॉलेज हिसार के, वो भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। कैथल से मेरे पुराने मित्र हैं सुरेश धर्मिट जी, ये ऑल इंडिया वापसे जो संगठन है नागपुर वाला, उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं। ये भी हमारे बीच में कैथल से पहुंचे, मैं इनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं डॉक्टर और वक्ता देने हैं, बोलना किसी ने, क्योंकि आज हम मुख्य वक्ता डॉक्टर राजेश को सुनना चाह रहे थे,